हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी मेहनत करके काफ़ी ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको लाया है। ये आपके एनटीपीसी के लिए और एसएससी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं या बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुका है। तो ये है पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो इसको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको अच्छे से देखिए। इसमें है कि एक एक वर्ग पार्क जिसकी एक भुजा 22 मीटर है और उसमें दो सड़कें हैं और प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी है और इसके मध्य में लंबाई और चौड़ाई की समानांतर चलती है और 100 मीटर स्क्वायर की दर से उसमें वही ग्रेवलिंग करवाना है। तो खर्चा क्या होगा? ये है तो 8वां 9वां का क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है कि हमारी पढ़ाई बहुत दिनों तक छूट जाती है तो ये टफ लगने लगता है और बहुत ही जल्दी बनाना होता है। तो हमारा बिल्कुल वही एग्ज़ाम अप्रोच रहने वाला है। एग्ज़ाम में कैसे बनाते हैं, इजली कैसे बनाते हैं, उस चीज़ को सीखना है। एक वर्ग रहेगा, बहुत ही जल्दी बनाने वाले हैं हम लोग, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। एक वर्ग रहेगा और जिसकी एक भुजा 22 मीटर है, तो हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजा बराबर है, तो ये 22 तो ये भी 22 होगा। उसमें दो सड़कें हैं जो प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी है। तो ये जो सड़क रहने वाली है, यहाँ से ऐसे 2 मीटर चौड़ी और यहाँ से ऐसे 2 मीटर चौड़ी रहने वाली। एक बात बताइए, यही तो है। तो और इसके मध्य में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर चलती है 100 मीटर, तो ठीक है। तो इन सड़कों का क्षेत्रफल बता रहा है, पहले निकालना पड़ेगा कि ये जो सड़क बन रही है इसकी क्षेत्रफल क्या है। तो एक बात बताइए, इस सड़क की बात करें, सड़क ए की बात करें, तो इसकी लंबाई तो 22 हो जाएगी और चौड़ाई वही 2 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होगा 22 मल्टीपल 2 44। और इस सड़क की बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सिमिलरली 22 मल्टीपल 2 44। लेकिन ये जो एरिया है ये दो बार काउंट होगा, इस सड़क में भी और इस सड़क में भी। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो जाएगा, दो दो, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीपल 2 4। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा दोनों सड़कों की? टोटल एरिया यदि निकालें, सड़क ए और सड़क बी, ए प्लस बी की जो टोटल एरिया हो जाएगी 44 प्लस 44। और जो इसमें चार दो बार काउंट हो जा रहा है, ये जो चौराहा है दो बार काउंट हो जा रहा है, तो उसको एक बार काउंट करेंगे। एक बार काउंट करने के लिए इसमें से चार घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? 88 में से चार गया 84। 84 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। तो पूछ रहा है कि 100 मीटर के स्क्वायर से ग्रेवलिंग करवाना है, तो 8400 हो जाएगा। 8400 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि हम भिन्न को स्वयं से गुना करते हैं और उत्पाद को उसके प्रतिलोम से विभाजित करते हैं तो प्राप्त इतना होता है। मूल्य भिन्न क्या है? देखिए, फिर से पढ़िए। इफ वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, द फ्रैक्शन दैट obtained इज दिस, देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ये क्वेश्चन है, इसको आप पाउच करके अच्छे से समझ सकते हैं। इजी है, इसमें कुछ है नहीं। हमें बताना है फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है। तो यदि आप बहुत ही स्मार्ट हैं, जीनियस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा सा भी यदि आप अच्छा खासा है तो ये देख सकते हैं, ये क्या है? क्यू है। और ये किसका है? 11 का है। तो ये तो कंफर्म है कि नीचे 11 ही होगा, है ना? 11 ही होगा। ये तो पता चल रहा है कि नीचे 11 ही होगा। अब उसके बाद फिर ये क्या है? ये भी क्यू ही है। फिर ये किसका क्यूब हो सकता है? क्या एक का क्यूब हो सकता है? एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहना चाहिए था। ये तीन का क्यूब हो सकता है, तीन तिहाई 9 तिया 27, तो ये आंसर हो जाना चाहिए बस। बेसिक बच्चों को ये समझना है कि कैसे बनाता है। तो मूल भिन्न की बात कर रहे हैं, मूल भिन्न हमने मान लिया ए बटा भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है, ए बटा भिन्न।
और भिन्न को स्वयं से गुना करते हैं। यदि हम भिन्न को स्वयं से गुना करते हैं, स्वयं से गुना करना है, इटसेल्फ, अच्छा, तो भिन्न को स्वयं से गुना करेंगे तो ए बटा बी हो जाएगा। और उत्पाद को उसके प्रतिलोम से विभाजित करते हैं, और जो प्रोडक्ट आया उसके प्रतिलोम मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल से विभाजित करेंगे तो बी बाई ए से डिवाइड करेंगे। फाइनली ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ए बाई बी तो बनेगा। तो क्या हो गया, ए क्यू बाई बी क्यू, ए क्यू बाई बी क्यू। तो आप समझ सकते हैं कि ए क्यू बाई बी क्यू के बराबर 12167 डिवाइडेड बाई 1331 है। ये तभी हो सकता है जो 11 का क्यू है, और ये 7 तभी आ सकता है जब लास्ट में 3 हो। तो इससे देख सकते हैं, वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 8200 रुपया है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ाया जाए तो यह कितना होगा। क्वेश्चन इजी है, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम के लिए। इतना अमाउंट्स टू इतना इन 3 years at simple interest if the interest rate is increased by 2% if it would amount to how much। यही है कि इतना 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना के बराबर हो जाता है, यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन को इजी रखना है, 9430 हो जाता है, हमें बच्चों जैसा नहीं सोचना है, 8200 से 9400 हो जाएगा। 100 में तो कुछ नहीं जोड़ रहा है ना, 100 में तो सिर्फ 30 बढ़ रहा है, मतलब 30। और 8200 से 8400 9400 होना मतलब 1200। 1230 रुपया बढ़ गया, साधारण ब्याज मिला कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 1 वर्षों में कितना मिलेगा, 410 रुपया मिलेगा। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वह कितना होगा, है ना। तो अब यदि बेसिक से बनाया जाए तो 2% ब्याज बढ़ा दिया जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ब्याज की दर है कितना, तो 8200 से डिवाइड कर देंगे, 100 से गुना मत कर देंगे, इसे कट जाएगा, 5 मरतबे कट गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, अब इसको 7% कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7% करेंगे तो 1 साल में 8200 का 7% कितना होता है जी, परसेंट से दो जो जीरो कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 56 और 1 57 हो जाता है। तो 3 सालों में कितना हो जाएगा, 3 वर्षों की पूछ रहा था ना, तो 3 वर्षों में 4 12 और 7 21 और 1 22 और 15 और 2 1722 हो जाएगा। और इस 1722 को जब 8200 में जोड़ेंगे तो 22 लास्ट में आएगा, है सब में 22 है, 82 17 7 2 9 8 1 9 9922 आ जाएगा आंसर। एक अप्रोच तो ये है। दूसरा अप्रोच और सबसे सिंपल अप्रोच क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडली ऐड थोड़ी होता है, सिंपली ऐड होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कि इंटरेस्ट कैसे ऐड हो रहा है, सिंपली ऐड होगा। तो कुछ नहीं है, 2% के हिसाब से। जो 3 वर्षों का पूछ रहा है मतलब 6% और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो इसका 6% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 82 मल्टीपल 6, 6 दूनी 12 और 8 6 48 है 492 रुपया बढ़ जाता। अब 492 को इसमें जोड़ देना था, 492 को जोड़ेंगे तो 9430 और 492 कितना हो जाएगा, 2 9 3 12 और 4 4 1 9 9, तो भी निकाल सकते थे, है ना। तो ऐसे बना सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है उसको आज देखेंगे। रवि ने 2000 में एक खिलौना खरीदा जिसे उसने 20% बढ़ाने का निर्णय लिया कि ठीक है प्राइस 20% बढ़ा देंगे, ठीक है, X% की छूट पर बेच देंगे, और उसे अभी भी इतना परसेंट का प्रॉफिट कमाना है। तो X का मान क्या है। रवि bought a toy for 2000 which he decided to mark up by 20% after selling it at a discount of X%. He still made a profit of 10.4%. What is the value of X। देखिए हमें मैथ्स को मैथ्स के अप्रोच से नहीं, अब स्पेशली जो अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसको अर्थमेटिक्स के अप्रोच से नहीं बनाना है, हमें मैथ्स को अलग अप्रोच अपनाना है। और सिंपली कह सकते हैं कि इन जनरल व्यू में हम बातें करने वाले हैं। तो रवि है
और रवि है, ये 2,000 रुपया का एक खिलौना खरीदा और चाहता है कि इसको 10.4% का प्रॉफिट हो। सिंपल सी बात है, वो यही तो चाहता है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैथ्स को बनाने का सबसे सिंपल अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच है जो एग्जाम में काम आता है, वो यही आता है कि पहला, कि यदि आपका दिमाग चल रहा है, यदि आपने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा है तो बनाइए। और दूसरा अप्रोच, यदि उस टाइप के क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो जैसे जैसे मैथ्स में कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, स्पेशली अर्थमेटिक्स में वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहली अप्रोच से बनाएंगे और दूसरा अप्रोच से भी बनाएंगे। अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच है कि 2,000 रुपया है, उसको 10.4% का मुनाफा कमाना है भाई। हमको पता है 2,000 रुपया है, फाइनली इसको 10.4% का मुनाफा कमाना है। ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 में 10.4 रुपया, तो 1,000 रुपया में 1,000, 104 रुपया, तो 2,000 में 208 रुपया का इसको मुनाफा कमाना। 208 का मतलब 2,208 रुपया में बेचेगा तो 10.4% का मुनाफा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कहता है कि X% की छूट भी दे रहा है। ठीक है। 20% बढ़ाया था, तो 2,000 20% इंक्रीज किया था। हम फिर से बोलेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, 100 में 20 बढ़ाया, तो 1,000 में 200 बढ़ाएगा, तो 2,000 में 400 बढ़ा दिया, तो अर्थमेटिकली ये 400 बढ़ाया और परसेंटेज में 20% बढ़ा दिया, तो 2,400 रुपया कर दिया था और इसको फाइनली बेचना है 2,208 रुपया में। कितना छोड़ देगा? हम सिंपल कहेंगे कि 2,400 से 2,200 जाना है, 200 घटाना पड़ेगा, लेकिन 8 और है ना, तो और घटाना पड़ेगा, तो 192 घटाना पड़ेगा, है ना। तो 192 कितना परसेंट हो गया? 192 कितना घटाया? 2,400 से घटाया, 2,400 का कितना परसेंट हो गया? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 मरतबे कट जाएगा, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 मरतबे ही तो कटेगा, है ना। 8 चौका 32 तो हो गया। तो ये अप्रोच हो सकता है, ये बेस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल अप्रोच यही सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा के बाद पंचमा। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर? निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर कभी कभी बच्चों को ये भी परेशान करता है, तो देखते हैं। मैथ्स भारी लगने का एक ही कारण है कि हम, यदि हमें अभी 6 क्लास का मैथ दे दिया जाए तो हम उसको ट्रीट ही करेंगे बच्चों को, अरे ये बच्चों का मैथ है। और यदि वही 6 क्लास के क्वेश्चन को यदि कोई बड़े एग्जाम में CGL कैट ये सब में पूछ दे तो हमारा दिमाग ऐसा हमें बोलता है कि ये भारी क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम मैथ्स को उसके, वो कहाँ पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको डील करना चाहते हैं। यदि सेम क्वेश्चन IIT के क्वेश्चन सवाल में आ जाए तो हमें लगता है बहुत भारी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये √7 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ये 1/√7 है, और ये भी सेम ही है, 1/√7, और ये 1/7, ये √7/। एक बात बताइए, यहाँ √7 को बांटना, गुना का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब सिंपल सा होता है बढ़ना, जोड़ना। और भागा का मतलब क्या होता है? बांटना। जैसे बचपन में मम्मी कहती है कि 8 आम को 2 भाइयों में बांट लो, तो भागा दे देते हैं 8 में 2 से। भागा का मतलब क्या होता है? बांटना। और गुना का मतलब क्या होता है? बढ़ना। जैसे 4 भाइयों के पास 2-2 कंचे हैं, तो टोटल कंचे कितने हो गए? 8। ये कैसे हम कर रहा है? बढ़ रहा है। गुना का मतलब बढ़ना, भागा का मतलब बांटना। तो सिंपल सी बात बताइए, √7 को एक आदमी के पास है तो ये तो √7 ही हो गया। अब एक जो है √7 लोगों के पास है, तो √7 को कितना भी कम तो कितना खाएंगे? 2 से तो ज़्यादा ही होगा, 3 से कम, तो चलिए 2.5 के आसपास मानते हैं,
हालांकि इसका भी एक अप्रोच है निकालने का, रूट 7 का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 4 और 3 जो सबसे करीबी रूट है, मतलब जो आ सकता है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है तो वैसे 4 और +3 कर लेना है। और क्या होता है, भूल गया मैं तो। और ये क्या हो जाता है, रूट 4 प्लस कितना होता है भूल गया, 2/√4 ऐसे होता है क्या? हाँ ऐसे ही होता है। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3/4, तो 0 पॉइंट्स कितना आ जाता, 7। और 30 7 चौका 28 2 5, नहीं कुछ तो अलग होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो रूट 7 का वैल्यू ऐसे भी हम जानते हैं कितना होता है, 2 पॉइंट कुछ ऐसे ही होता है, 7134, ऐसे 734। रूट 7 का वैल्यू कितना होता है, 2.6457, सॉरी 6457 होता है। रूट 7 का वैल्यू कितना होता है, 2.6457, ऐसे कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक को 2 से अधिक लोगों में बांटना है, बताइए। इसका भी सेम ही मतलब है। और इसका क्या मतलब, एक को 7 लोगों में बांटना है। यहाँ एक को 2 से अधिक 2.5 3 लोगों में बांट रहे थे, यहाँ 7 लोगों में बांट रहे हैं, यहाँ रूट 7 को बांटना है। तो ऑफकोर्स रूट 7 बड़ा है एक से, कोई भी बता सकता है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अप्रोच हम रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। मैन, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, और अगर वह अपनी यात्रा के पहले 14 किलोमीटर चलकर और शेष यात्रा को दौड़ कर 28 किलोमीटर की दूरी कवर करता है तो उसे इस दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। अ मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल द मैन रिक्वायर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर। इफ ही कवर्स हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ जो है, यहाँ पे एफ छूट गया होगा, फर्स्ट हाफ 14 किलोमीटर है वॉकिंग से, और सेकेंड हाफ जो है रनिंग से कवर करता है। कुछ नहीं है तो क्या है, उस कितना समय लगेगा, है ना। तो पहला 14 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहला 14 किलोमीटर कैसे चल रहा था, वॉकिंग से, अगला 14 किलोमीटर रनिंग से, यही तो है। तो ये 14 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 2.8, यही 14 किलोमीटर का मतलब 1.4 आवर्स लगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 1 3 और ये 12, 4.2 आवर्स लगेगा। ये कुछ ज़्यादा ही इजी था। 7वां क्वेश्चन। A bag contains 5 green and 7 red balls. 2 balls are drawn. The probability of that one is green and the other is red. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब रेलवे जो है धीरे धीरे एक दो क्वेश्चन ऐसा डाल रही है जो थोड़ा सा 11th का हो, मतलब 9th 10th में जो नहीं पढ़ना है, बेसिकली 11th वगैरह में जो पढ़ना है उसको भी डाल देती है रेलवे। तो एनटीपीसी वाले लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। फिर से पढ़ लीजिए। एक बैग है, एक बैग है, हाँ, बैग में 5 हरियर और 7 लाल गेंदा। 7 लाल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाल गेंदा। अब क्या है, दो गेंद निकालना है, एक वो हरा होना चाहिए, दूसरा लाल होना चाहिए। तो पहले निकालना, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पहले निकालना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना का मतलब क्या होता है, फेवरेबल
आउटकम्स कितना, मतलब क्या हो सकता है, टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताइए, हमको दो गेंद निकालना है, टोटल गेंद हो गया कितना, 12। तो दो गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो गेंद मतलब निकालने के तरीके कितने होंगे, है ना। ये भी हो सकता है कि दो ग्रीन का ग्रीन ही निकाले, दो रेड, एक रेड एक ग्रीन निकाले, दो रेड निकाले, ये वाला दो रेड निकाल ले, ये निकाल ले, या ये निकाल ले, मतलब अनेक तरीकों से दो गेंद निकाला जा सकता है। तो वो दो गेंद कितने तरीकों से निकाला जा सकता है, उसके लिए सबसे क्या है, क्या हम निकालते हैं, कॉम्बिनेशन निकालते हैं। 12 गेंदों में दो गेंद निकालना है, टोटल्स आउटकम्स, 12 गेंदों में दो गेंद निकालना है, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, जिसको कॉम्बिनेशन नहीं आता उसके लिए मैं बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन का बेसिक क्या है। एन रिसोर्स हो और उसमें से आर रिसोर्स आने के नंबर कितने हो सकते हैं, कितने तरीके से आ सकते हैं, तो एन की फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आपका ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल यदि ये भी नहीं जानते तो फैक्टोरियल का मतलब समझ जाइए। जैसे 5 का फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का मतलब होता है वहाँ से शुरू करके एक तक आ जाना। जैसे गुना करते 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना ऐसे करके गुना करते हैं 8 तक आ जाना, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ 12C2 का मतलब क्या हो गया, 12 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल, और इसको इसको घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल। अब इसको बनाते हैं, ये भी बेसिक है, इसको याद रखना है कि इतना करने के बाद याद रखना है कि 12 गुना 11 गुना 10 का फैक्टोरियल ला सकते हैं, ला सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल गुना 10 का फैक्टोरियल ला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये से एक कट गया। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। अब ये 2 से हम सीधे डिवाइड कर देंगे 12 6। अब ये बचा ऊपर 11, ये 6, टोटल कितना हो गया, 66। 66 टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल तरीके हैं जिसके तहत दो बॉल को 12 बॉल में से निकाला जा सकता है। तो टोटल तरीका, टोटल आउटकम्स कितना है, 66। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, फेवरेबल की मतलब जो आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, आपकी चाहत भी तो बहुत है। आपकी चाहत है कि एक हरा निकले, बताइए, एक हरा निकले और दूसरा लाल निकले, दूसरा लाल निकले। आप नहीं चाहते कि दोनों रेड निकले या दोनों ग्रीन निकले। तो जो आप चाहते हैं, तो चाहत आपकी कैसे पूरी होगी, आपकी चाहत ऐसे पूरी होगी। 5 में कितना तरीका है, टोटल 5 हरा है और उसमें आपको निकालना कितना है, एक हरा। तो ग्रीन के लिए जो आपकी चाहत है, ग्रीन निकालने के लिए वो क्या होने वाली है, 5C1। और 7 लाल गेंदे में से एक लाल गेंद निकालने के लिए रेड के लिए जो चाहत है, वो क्या होने वाली है, 7C1। अब दोनों चाहत मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो दो चीज मिलते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 5C1 मल्टीपल 7C1। अब ये कितना होने वाला है, तो देख लीजिए। 5 और ये क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड 5, 5 में से एक जाएगा तो 4, 4 का फैक्टोरियल और नीचे 1 का फैक्टोरियल। तो ये से एक कट जाएगा तो ये हो जाने वाला है 5। सिमिलरली इसको सोल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7, 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1 मल्टीपल 6 का फैक्टोरियल, है ना। इसका इसका डिफरेंस 7 और 1 का डिफरेंस, तो ये से कट जाएगा
ये आ जाएगा 7। दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 7 35 आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, जिस तरीके से एक ग्रीन और एक रेड निकल सकता है और तरीकों की संख्या 35 है, तो टोटल 35/66 ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें बताने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8वां, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो कुछ नहीं है, हम सब जानते हैं कि 784 जो है, 784 किसका स्क्वायर है, 784 जो है 22 का नहीं है, 22 का 421 का 441 होता है ना। और 22 का कितना होता है, 484। 23 का नहीं है, कितना का स्क्वायर है, 28 का है। 22 का तो 484 ही होता है, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784। तो ये हमें पता है 2.8 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक बेस्ट अप्रोच इसको सॉल्व करने का क्या है, ये 2.8 का स्क्वायर है तो हमें पता है कि पहला 2.8 रहने वाला है। दूसरा क्या है, ये 28 ही है, ये तो 28 ही है, लेकिन इसके आगे क्या आने वाला है, 2 पॉइंट, क्योंकि 4 है, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, तो ये जब बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये संख्या ही निकलेगा, क्योंकि उसका भी तो स्क्वायर रूट हटेगा। तो यहाँ 0.28 रहने वाला। उसी तरह से यहाँ 6 संख्या के बाद है, तो यहाँ 0.028 रहने वाला है। यहाँ 3 2 5 3 8 संख्या के बाद है, 0.0028 रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो 2.8, 2.8, सॉरी, पॉइंट तो एक ही जगह रहेगा ना। 2.8 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। हम्म, क्या किया, क्यों किया। हाँ, 2.8 यहाँ पॉइंट रहने वाला, यहाँ 2.8, यहाँ 028, यहाँ 0.028। सबको जोड़ देंगे, 8 10 11 11, अरे 3.110 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, अब मेन क्वेश्चन तो आना बाकी है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखना है, 9वां क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल एंड सम मैन ड्रॉ 4 बॉल्स एट रैंडम। ठीक है, 4 बॉल निकालता है रैंडमली। द ओड्स अगेंस्ट दिस बॉल, ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। ये नया कॉन्सेप्ट जो मार्केट में आया है, पहले भी चलता था पर इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे। आजकल इससे क्वेश्चन इस बार के सीजीएल वगैरह में पूछे जा रहा है। द ओड्स अगेंस्ट दिस बॉल बीइंग ब्लैक एज। तो देखिए होता क्या है, सिंपल शब्दों में आपको बताते हैं कि किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी यदि 4/9 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 संभावनाएं होने की, 5 संभावनाएं नहीं होने की, टोटल संभावना है 9। ए प्लस, ए माइनस, ए इक्वल टू। अब हमें पूछे ओड्स अगेंस्ट, विपरीत, तो क्या हो जाएगा, विपरीत संभावना है 5, कितने में, 4। तो आंसर हो जाना चाहिए 5/4। यदि पूछे ओड्स इन फेवर, तो फेवर में कितना है, प्लस कितना है, 4, कितने में, 5, 4/5 आंसर हो जाना चाहिए। यदि ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला याद रखिए। ओड्स इन फेवर ऑफ ए, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। समझ गए? यही पूछता वोट्स अगेंस्ट, वोट्स अगेंस्ट पूछे तो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दीजिए, अगेंस्ट कर रहा है नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी यदि निकाल लें, 4 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी काला होने की क्या हो जाएगी, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक क्या हो जाएगी? जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है कि फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल्स आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 7 में से 4 को निकाला जा रहा है तो 7C4 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 12 में से 4 को निकाला जा रहा है तो 12C4 हो गया टोटल आउटकम्स। तो यदि प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो यदि इसको आप सोल्व करिएगा तो 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 और 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी इसको सोल्व कर रहा है ना, क्या करने लगता हूँ मैं। तो इसको यदि ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा? 7C4 को यदि सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीपल 3 का फैक्टोरियल, इसका डिफरेंस। तो ये 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 3 गुना 2 गुना 1 का, 3 दूनी 6, 6 से ही 6 कट गया तो 35। 35 फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। 7 गेंद में से 4 गेंद को निकालने का तरीका कितना है? 35। अब 12 गेंद में से 4 गेंद को निकालने का तरीका कितना है? तो सिंपल, इधर 12C4 को सोल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 12 मल्टीपल 11 मल्टीपल 10 मल्टीपल 9 मल्टीपल 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीपल, ये में 12 में से 4 घटेगा तो 8 का फैक्टोरियल, ये अट्ठम अट्ठम कट जाएगा, ये 4 चरते 12 दूनी 24 हो जाता है तो 12 इसका ले लिए और 5 इसका ले, 2 इसका ले लिए तो 5 हो गया। तो 11 गुना 5 गुना 9 बचा, तो 11 गुना 5 गुना 9 बचा। ये 5 से काट देंगे तो 7 मरतबे, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है? 7/99। यदि ये क्वेश्चन रहता ना कि इन सभी के काले होने की प्रायिकता क्या है, जो कि हिंदी में आ गया है, तो हो जाता 7/99। क्वेश्चन क्या है कि द ओड्स अगेंस्ट, ओड्स अगेंस्ट के लिए अभी हमने बात किया है कि नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना है? 7। टोटल आउटकम्स यहाँ कितना है? टोटल है 99। 99 में फेवरेबल है 7, अनफेवरेबल हो जाएगा 92। तो हमारी बात क्या हो रही है कि ओड्स अगेंस्ट, तो ओड्स अगेंस्ट के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, तो ना अनफेवरेबल हो गया 92 और फेवरेबल कितना हो गया? 7, तो 92/7, यही आंसर हो जाएगा ये वाला। ये मार्केट में नया क्वेश्चन है और काफ़ी विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, A trader marked a watch 40% above the cost price and then gave a discount of 10%. He made a net profit of, रुपया इतना प्रॉफिट हो गया है। आफ्टर पेइंग अ टैक्स ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच? एक व्यापारी है, वो घड़ी की कीमत क्या करता है? 40% अधिक रख लेता है और फिर 10% छूट देता है और कुल लाभ पर 10% कर चुका देता है बेचारा।
लाख पर 10% कर चुका रहा है, समझे। और इतना रुपया का सूद लाभ कमाता है। ठीक, हम व्यापारी हैं, हम 1,000 रुपया या 100 रुपया जितना भी मानना है मानिए, 1,000 रुपया में एक घड़ी खरीदते हैं और उसको 40% अधिक रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1,400। 40% इंक्रीज करिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 40, तो 1,000 में 400, तो बढ़ाइएगा तो 400 बढ़ जाएगा 1,400। और फिर 10% छूट दे देता है, तो ये जो 10% 1,400 से छूट देगा तो डिक्रीज कर गया वैल्यू। अब परसेंटेज का मतलब 100 में 10 है ना, तो 1,400 का 10% निकालिएगा तो 140 हो जाएगा। 140 घटा दीजिए, हम सीधा सीधी 100 पहले 200 घटा देते हैं, तो 1,400 में से 200 घटाएंगे तो है 1,200। और उसके बाद चूंकि 40 क्या बोलते हैं 60 हमने ज़्यादा घटा दिया तो 1,260 हो जाएगा। ये घटाने का प्रोसेस कैसे है कि 1,400 में से यदि 100 घटाते हैं तो 1,300, फिर 40 घटाते हैं तो 1,260, ऐसे भी सीख सकते हैं। उसने कुल लाभ पर 10% कर चुकाने के बाद अब लाभ कितना हुआ बताइए। 1,000 का सामान था, 1,260 रुपया में बेच दिया, छूट दिया मैंने बेच दिया, सेल कर दिया। अभी सेल किया तो लाभ कितना हुआ, तो 260 रुपया अभी प्रॉफिट में था। 260, अब ये 260 रुपया है, उस पर 10% का क्या कर चुका दिया, तो 260 का 10% कितना हो जाएगा, 260 का 10% हो जाएगा 26 रुपया। तो बेचारा 26 रुपया चुका दिया, 26 दूनी। अच्छा तो पहले क्या करते हैं, 60 में से 26 घटाएंगे तो 34 बचेगा ना जी, तो 234 रुपये। अब ये 234, चलिए हो गया, 234 रुपया बचा। अभी क्या करता है कि चुकाने के बाद 468 रुपया का शुद्ध लाभ हुआ था, लाभ कितना हो गया, यही 234 468 के बराबर है। कितना इजी हो गया, एक जो है 2 के बराबर हो जाएगा, 34 दूना 68, 2 दूना 4, तो 1,000 कितने के बराबर हो जाएगा, लागत मूल पूछ रहा था तो 2,000 के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। ना समझ में आया तो बताइएगा या रुक के फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था ना, 11 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। हम्म, हाँ तो अगला क्वेश्चन ये है कि दुग्गल साहब हैं 20,000 रुपये निवेश किए जिसकी ब्याज दर प्रतिवर्ष 20% है। पहले वर्ष के लिए ब्याज के आधे साल में क्रमिक रूप से जोड़ा गया और अगले वर्ष में या वार्षिक रूप से जोड़ा गया, तो 2 वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इंग्लिश वर्जन को देख लीजिए, सबसे ईजी है इंग्लिश वर्जन में। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड इसका मतलब क्या है, हिंदी में यदि देखना है क्रमिक रूप से, तो इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी डुग्गल साहब क्या किए हैं कि 20,000 रुपया निवेश किए और ब्याज की दर प्रतिवर्ष 20% रखें। तो क्या हुआ कि जो पहला साल रखें, बनाते हैं इसको, पहला साल रखें तो अर्धवार्षिक रूप से 20% नियोजित हुआ, 20% क्या हो गया, बन गया 10%। ले अभी 6 महीना पे लगेगा, 6 मंथ पे ही 10%, तो पूरा साल में कितना लग गया, 10%, 10%, 20 प्लस 10 गुना 10/100, इससे कट जाएगा 1%, मतलब टोटल 21%, पूरा साल के लिए 21%। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में वो कंप्लीट एक 20% लगा और अगले वर्ष एक वार्षिक रूप से जोड़ा गया, तो वार्षिक रूप से जोड़ा गया तो 20%, 20% रह गया। ठीक है ना, तो 2 वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज कितना है, तो 20,000 रुपया है। पहला वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ओवरऑल 21%। 21% का मतलब कितना होता है, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, तो ये डबल जीरो कट दें, 21 दूनी 4200। अब दूसरा वर्ष का हो गया 20%, 20% डबल जीरो काट दीजिए, 20 दूनी 40, 4000, मतलब 4,000। फिर दूसरा वर्ष पर फिर 20%, इसका 20% डबल जीरो काट दीजिए,
तो 20% कितना हो जाएगा, 00% से कट जाएगा तो 42×2 = 84, 840। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 8200 और 800, 9040 रुपये। कुल अर्जित ब्याज कितना होगा, 9040 रुपये। चलिए बढ़वा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये है एक 17 फुट लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो जमीन से 15 फीट ऊपर है और सड़क की ओर है। अपने पैर को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर घुमाया जाता है और अब यह 8 फीट ऊंचाई की खिड़की तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई क्या है। देखिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़ लीजिए रोक कर। जमीन तो यही है। अब क्या हुआ कि 17 फीट लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी है यहाँ पे, एक खिड़की तक पहुंचती है जो जमीन से 15 फीट ऊपर है। ये जो है 15 फीट ऊपर है, तो यहाँ से एग्जैक्ट ही ऐसे लगाया गया, ये 17 फीट और ये 15 फीट सड़क की ओर है और अपने पैर को उसी स्थान पर रखता है। सीढ़ी को कहता है कि यहीं पे रखना है, बस इसको घुमा देना है दूसरा तरफ। अब यह 8 फीट ऊंचाई तक पहुँच, ऊंचाई की खिड़की तक पहुँचता है, जो समझे, तो सीढ़िया को ऐसे घुमाया तो ये 8 फीट पहुँचा, इस तरफ घुमाया तो सीढ़ी की लंबाई थोड़ी घाटा बढ़ा होगा, वो तो 17 फीट ही रहेगा, लेकिन ई हो गया 8 फीट। इसका मतलब ई बढ़ गया, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, 8 17 15 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो सड़क की चौड़ाई तो पूछ रहा है, इसको जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ये 2x² है, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस 2 tan 60 बराबर 0। तो एक्स का मान क्या है। इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या है, 2x² कॉस 60, मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ, 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस 2 tan 60 इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू बहुत पूछ रहा है, कुछ नहीं है, वैल्यू निकाल देना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, x² का x², कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का √3/2 होता है, तो कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। माइनस 4 कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 कॉट 45 से सब एक ही होता है, तो एक का स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही रह जाएगा। -2 tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 बराबर 0। ये से डबल से डबल कट गया, तो यहाँ बचा x² -4 और -2√3, यहाँ 0। तो x² बराबर क्या हो गया, ये सब इधर आ जाएगा, तो 4 + 2√3। अब ये 4 + 2√3 x² बराबर आया। तो एक बेसिक बात बताइए, या तो x का वैल्यू पूछा है, तो x बराबर क्या 4 आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4, यदि x बराबर 2 रखेगा तो 4 हो जाएगा, x बराबर 3 रखेगा तो 9 हो जाएगा, तो ये इक्वल होना चाहिए। x बराबर 3√-1 रखेगा तो इसको स्क्वायर करिएगा तो 3 तिया, ये 3 है, ये 4, a² + b² - 2 है, तो 4 - 2√3 आ जाएगा, जो कि है नहीं, यहाँ माइनस आ जा रहा है, यहाँ पे प्लस है। इसको रखेगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 4, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2√3, क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 + 2√3, मतलब ये इसके बराबर आ रहा है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन इक्वल टू, दो मेथड है इसको बनाने का, एक तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि
कहीं भी जो ऑप्शंस है, ऑप्शन में कहीं भी एक्स वेक्स आ नहीं रहा है, ना साइन आ रहा है ना एक्स आ रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो जो आ नहीं रहा है उसको ढूंढना नहीं है ना। तो पहला मेथड तो ये है कि वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कितना वैल्यू लेना है? अच्छा, वैल्यू पुट वो वैल्यू करना है जिससे कि इनफाइनाइट वगैरह उस इक्वेशन में ना आए। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए ये ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स इसमें तो कहीं जीरो नहीं आ रहा है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, लेकिन कॉसेक एक्स में कॉस एक्स जीरो का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो इसको नहीं ले सकता है। तो एक्स बराबर क्या पुट करें? 90 डिग्री। साइन 90 एक होता है, कॉस 90 जीरो होता है, कॉसेक 90 वन होता है, तो इसको पुट कर सकते हैं। और इसको पुट करेंगे तो साइन 90 एक होता है, एक का पावर 4 माइनस कॉसेक 90 40 जीरो होता है, तो जीरो प्लस वन, और इसको घेर के बनाता है कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है? वन, तो वन का स्क्वायर, तो यहाँ वन प्लस वन वन, टू आंसर हो जाएगा। एक तो एक सबसे बेस्ट वे है, हालांकि हमें बेसिक भी आना चाहिए, और बेसिक से कैसे इसको सोल्व करेंगे? बेसिक से सोल्व करने का तरीका क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और इसके बाद है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं ए प्लस बी होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वन का प्लस वन, इसको ही पहले सोल्व कर लेते हैं, इतना को ही निपटाते हैं। तो इतना बराबर तो हम जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर वन हो जाएगा, और इससे गुना होगा तो ये इतना ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हमें कैसे भी करके यहाँ से साइन कॉस ये सबको हटाना है, या फिर इस एक को हटाना है, हाँ। तो एक को हटाने के लिए हम क्या रख सकते हैं? यहाँ साइन कॉस के फॉर्म में एक का वैल्यू क्या होता है? तो हम जानते हैं कि साइन कॉस के फॉर्म में एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। साइन कॉस के फॉर्म में एक्स एक का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ एक कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स का है। अभी देखिए ये भाई साहब लोन ले रखे हैं और ये पॉजिटिव में तो कट गए, और यहाँ कितना बचा? टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका गुना होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स से। हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे का एंटी है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, तो बचेगा कितना वैल्यू? दो। तो लॉन्ग मेथड ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 15 नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ द digit of the least number which when divided by 52 leaves 33 as remainder, when divided by 78 leaves 59, and when divided by 117 leaves 98 as remainder। उस सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या है जो 52 से विभाजित किया जाए तो 33 शेष बचे, 78 से विभाजित किया जाए तो 59 शेष बचे, और 117 से जब भागा दें तो 98 शेष बचे। संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं, क्या है, क्यों है, कैसे है संख्या। तो संख्या को मान लिए कि n है, n को हम क्या लिख सकते हैं? 52 से विभाजित करने पर 33 शेष बचे, तो 52 का कुछ गुना करेंगे, 52 में मान लो k से गुना करते होंगे और 33 जोड़ देते होंगे तो संख्या आ जाता होगा। दूसरा क्या हो सकता है, और क्या संभावना है? या 78 से विभाजित करने पर, तो 78 में किसी चीज़ से गुना करते होंगे क्योंकि कांस्टेंट होगा l से, और इसमें जब 59 जोड़ जोते हैं दें तो संख्या आ जाएगा। तीसरी संभावना क्या है कि 117 से विभाजित करने पर 98,
तो 117 में फिर किसी चीज़ से गुना कर देते होंगे एम से, और फिर 98 जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगा, है ना। यही तो संख्या है। तो उस संख्या पता करना है और संख्या के अंकों को जोड़ना है ना। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? बेस्ट अप्रोच ये है कि इसका और इसका डिफरेंस हमेशा देखिए कितना आ रहा है। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? तो अब 33 17 50 और 2 होता है, मतलब 19 आ रहा है। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 18 19 आ रहा है। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन हम डिविजिबिलिटी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं कि यदि रिमाइंडर और जो विभाजक है, जो डिवीजर है, उन दोनों का जो घटाने पे एक सेम कांस्टेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वैसे सिचुएशन में हम करते हैं कि जो डिवीजर है 52 78 और 117, उसका एलसीएम निकालते हैं कि आखिर ये सब कटेगा कैसे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते थे ना कि जब 5 से डिवाइड किया जाए तो 3 आता है रिमाइंडर, 7 से डिवाइड किया जाए तो 4 आता है रिमाइंडर। तो हम कहते हैं कि अच्छा इसका अंतर 2, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा तो यहाँ इसका अंतर 2। इस तरह से पढ़ते थे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या प्रोसेस है? 13 से सब कट रहा है तो 13 से लगा देते हैं सीधे। 13 चौका 52, 13 छक 78, 13 नवा 17 से 2 से लगा देंगे, 2 3 9 हो जाएगा। और 3 से लगा देंगे, ये 2 का 2 1 और 3 रह जाएगा। तो कितना आ गया? 3 दूना 36, 18 2 36 में 13 से गुना करना पड़ेगा। ये जो आएगा भाई साहब, वो संख्या जो 52 78 और 117 से कट जाता है। तो करिए 36 18। सबसे आसान गुना करने का मेथड क्या होता है? 36 में 10 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 360। और 36 में फिर 3 से गुना कर लीजिए 108 आता है। टोटल आ गया 4 6 8 468। अब हम जितना ये कांस्टेंट है, ये जो दोनों के बीच में जो कांस्टेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट को, सबके बीच में जो कांस्टेंट आ रहा है डिवीजर और कोसेंट, जो गुणक, सॉरी, जो जिससे हम भागा दे रहे हैं, जो 52 है, जो विभाजक है, विभाजक और रिमाइंडर शेषफल के बीच में जो कांस्टेंट आ रहा है उसको क्या करते हैं? यहाँ घटा देते हैं। यहाँ घटा दीजिए। यहाँ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 18 में से 9 जाएगा 9, 5 में से 1 जाएगा 4, 4, है ना। तो ये 449 वो संख्या होगा जिसमें यदि आप 52 से डिवाइड करिएगा तो 33 रिमाइंडर बचेगा। देख लीजिए 449 में 52 से डिवाइड कर देते हैं। कितना टाइम्स में आएगा? आई थिंक 8 बार में आएगा। तो 8 दूना 16, 8 पंच 40 और 1 41, 3 33 रिमाइंडर बचा। तो वो संख्या आएगा 449। और इसके संख्या अंकों को जोड़ने कहेंगे तो 4 4 8 और 9 17 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ लिए। एक आदमी है ने एक निजी संगठन से 5% साधारण ब्याज पर कुछ पैसा लिया। उसने इस पैसे को 50%, माने जो 50% वैल्यू है, एक अन्य व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया। और इस प्रकार इस आदमी ने 4 वर्षों में इतना रुपया कमा लिया। वाह! ऐसा लोन लेने का सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे आधा पैसा चढ़ा देने का, और फिर प्रॉफिट कमाने का। गुड आइडिया। तो यहाँ क्या है देखते हैं। कितना लिया था ये पैसा पूछ रहा है। तो मान लीजिए 1000 लिया हो, 5% साधारण ब्याज पर उधार लिया, 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष में 5% के हिसाब से 20% हो गया। तो इसको इंटरेस्ट देना कितना पड़ेगा 4 वर्ष में? 20%। 20% का मतलब 200 रुपया तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है।
हम अब बस अपनी बात करेंगे, ये वैल्यू की बात सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, कंपेरिजन के लिए किया जाता है। तो 200 रुपया जो है उसको खुद ही देना पड़ेगा यदि वो 1000 रुपया उधार लेता है। कंडीशन टू क्या है कि उसने यदि इसको 50%, मैंने 1000 का 50% कितना होता है, 500 रुपये। अब 500 रुपया को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया होगा तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% का मतलब 1/10। एक साल में कितना हो जाएगा, 11/10। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 11/10 की पावर 4। इतना हो जाएगा। 11/10 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, कितना हो जाता है जी, बताइए। चलिए निकाल लेते हैं। 500 का 11/10, तो 3 वाला तो जानते हैं कि 3 वाला 1331 हो जाता है 11 का क्यूब, और 1000 हो जाता है। तो यहाँ 10 से और गुना हो जाएगा, यहाँ 11 से और गुना हो जाएगा, है ना। ये तो बन जाता, नीचे वाला बन जाता 10,000, और ऊपर वाला 1331 में इधर जोड़ देते हैं। 11 से गुना करने का प्रोसेस पता है ना, कुछ नहीं, ये कांगे करके जोड़ देने का। 1,4,6,4,1, इतना आ जाएगा 14,641, 14,641 आ जाएगा, है ना। मतलब 4 वर्षों में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहता है तो 10,000 रुपया जो है 14,641 बन जाएगा। मतलब यदि 10,000 रुपया पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4,641। 10,000 पर तो 500 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4,641 डिवाइडेड बाय 10,000। अभी डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 हो गया। अब इससे 2 से भी काट देते हैं तो ये 2 3 2 जीरो और 0.5, ये नीचे वाला जीरो आएगा तो 2 3 2 0.05, ये हो गया, है ना। मतलब ये हुआ कि 500 रुपया पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% रखा जाए तो 4 वर्षों में जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा कंपाउंडली वो 232.05 रुपया होगा। और यहाँ 4 वर्षों में 1000 रुपया पर कितना प्राप्त हो रहा था इंटरेस्ट, 200 रुपया। 200 रुपया उसको देना है, और कमा कितना रहा है, 232.05। कितना ज़्यादा कमा रहा है, तो 32.05 कमा रहा है। 232 में से 200 दे दिया, 32.05 बचा है। यही 32.05 का वैल्यू है 3205। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू हो गया 100। तो हमने कितना पैसा लिया था, 1000, इस पर डबल जीरो बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या है, एक ट्रेन एक स्टेशन से एक निश्चित संख्या के एक यात्रियों के साथ शुरू हुआ। पहले ठहराव पर इसके यात्रियों का 13वां हिस्सा, हैं, क्या लिख दिया है, 13वां हिस्सा, 3 यात्रियों ने उतर गया, ये बेकार है। 13वां हिस्सा उतर गया और ये 120 यात्री चढ़ गए। दूसरे ठहराव पर यात्रियों का आधा उतर गया और 100 लोग चढ़ गए। फिर ट्रेन जो है गंतव्य के लिए 240 यात्री के साथ रवाना हुई। ट्रेन में शुरू में कितना आदमी था, ये यात्री क्या है, तो गलत। देखिए, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन विद अ सर्टेन नंबर ऑफ वन पैसेंजर होगा, सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर होगा। एट द फर्स्ट हाफ 13th of its passenger three down got down and 120 passengers got in. At the second halt, half of the passenger got down and 100 persons got in. Then the train left for its destination with 240 पैसेंजर। तो ये बताइए पैसेंजर कितना है, सिंपल से शब्दों में यही। देखिए, मान लिए कि पैसेंजर शुरू में एक्स था, ठीक। क्या हुआ, पहले ठहराव पर इसके यात्रियों का 13वां हिस्सा उतर गया। जो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। तो एक्स का 13 भाग उतर गया, बचा कितना, एक्स का 12 भाग बच गया। 11 बटा, सॉरी 13 निकल उतर गया तो 12/13 बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अब बचा बाबू 12x/13। ये समझ में आ गया।
और 120 चढ़ गया, तो अब नया ऐड हो गया 120। दूसरे ठहराव पर यात्रियों का आधा उतर गया, इतना था एक आधा उतर गया, तो आधा उतर गया तो बचा कितना, आधा वो बचा। और 100 लोग चढ़ गया था, और 100 और ऐड कर देंगे। फिर ट्रेन अपने घनत्व के साथ 240 यात्रियों के साथ रवाना हुआ था। अब इसमें कहता है कि 240 यात्री है, ये 100 घटा देंगे न्याय का, था 140 हो जाएगा। हाँ, ये 100 को हटाइए, 100 को हटा दिए भाई साहब, 100 आप हट जाइए, तो 140 हो गया। पहले 240 था, अब ये 140 हो गया। अब ये 1/2 इन्हें गुना हो जाएगा, तो ये 280 हो जाएगा। हाँ भाई, 1/2 तू भी हट जाओ। अब बचा कितना, 12x/13, इतना बचा, इतना बराबर है 280। 12x/13 बराबर कितना बचेगा, 120 और घट जाएगा। 200 में से 100 घटा, 100, और 80 में से 20 घटा तो 160। एक्स बराबर कितना बचेगा, 160 मल्टीपल 13/12। 12 का मतलब कितना हुआ, कटेगा कहाँ। मुझे 4 तिया 12, 4 से 40 मरतबे, ये 3 से 13 मरतबे लगभग, 13 पॉइंट 169 70 के आसपास आंसर आना चाहिए था। क्वेश्चन में कुछ तो उलट फेर कर दिया है भाई। 170 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रोसेस यही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग 170 या 72 के आसपास आंसर आएगा। प्रोसेस यही है, कुछ क्वेश्चन में टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक गोल गुब्बारा जिसका व्यास 1 इकाई है, एक परिवक्षक के हाथ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो एक बिंदु ए पर खड़ा है। गुब्बारे के केंद्र से दूरी बिंदु ए से कितनी दूरी है, मतलब केंद्र से जो आदमी खड़ा है उसका दूरी कितना है। देखिए, ये गोल गुब्बारा है, मुझे राजमन थी। गोल गुब्बारा कैसे बनाया, हाथ से, हाथ से बनाएगा अपन। ये गोल गुब्बारा है, ये देखे वाला ही यहाँ पे। अब ये गोल गुब्बारा जो है, इसकी आंख पर एंगल ऐसा बनाता है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, तो ये जो एंगल बनता है बाबू, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हम खड़ा हैं, आप खड़ा है, तो ये जो एंगल बन रहा है आंखों पे, वो कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जो बिंदु ए पर खड़ा है, ये बिंदु ए है। चलिए ठीक। तो कहता है गुब्बारे के केंद्र से दूरी, अच्छा एक और है, गोल गुब्बारे जिसका व्यास 1 इकाई है। व्यास 1 इकाई है, व्यास का मतलब क्या हुआ, डायमीटर। A round balloon of a unit radius subtends on angle 90 डिग्री। तेरा का इंग्लिश में कुछ और है, हिंदी में कुछ और। राउंड बैलून ऑफ अ यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस है इसका, रेडियस कह रहा है, व्यास नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमें पता है कि किस, हमसे पूछ कर रहा है कि गुब्बारे के केंद्र की दूरी बिंदु ए से कितना है। ये पॉइंट की दूरी गुब्बारे के केंद्र से कितना है, माने ई डिस्टेंस कितना है, ये ना पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है का ए डिस्टेंस। एक बात बताइए, हम लोग सब जानते हैं चीज, बेसिक चीजें जानते हैं हमें, ये चीजें हमें पता है कि यदि 90 डिग्री बना रहा होगा, तो सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से यदि दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखा खींचा जाए तो दोनों की लंबाई समान होती है। तो उस हिसाब से जो दोनों की लंबाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी हम जानते हैं
कि जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये जो बना है, ये सेंटर से जो यहाँ पे लाइन मिलेगा वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या है वो 90 डिग्री डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है, एक। तो हमको ये बात समझ में आ गई, ये क्या बन गया, ये बन गया एक ऐसा ट्रायंगल, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हाइट बेस। तो ये हाइट दे रखा है एक, यहाँ पे है 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनने का मतलब क्या हो गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए। तो हम यहाँ पे देखिए, यदि 45 डिग्री का कोण बने ना तो बेस और जो हाइट होता है वो सेम होता है, तो ये एक एक हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। एक तो ये यूज कर सकते हैं, तो √2 होगी। ये चीज़ें याद रखना है ट्रायंगल में। यदि यहाँ पे 45 डिग्री बनाइएगा तो ये √2, यदि यहाँ पे भूल से 60 डिग्री बनाइएगा, वही √3, और ये 1, और ये 2। और यदि यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1, √3, और ये 2। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पच्चीस क्वेश्चन, इतना से 3x-1 के द्वारा पूरा विभाज्य बनाने के लिए क्या घटाना चाहिए, इतना में से क्या घटाना चाहिए कि 3x-1 से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हैं कि यदि, ये 9th क्लास में पढ़ना है, कि यदि इससे डिवाइड किया जाए, मतलब इसका जो यदि एफ मान लिया जाए, एफ फंक्शन है, तो पी एफ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं, क्या देख सकते, हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि तो डिविजिबिलिटी रूल में हम देखते हैं कि पी एफ यदि इतना 0 होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि 3x-1 बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 1/3 पुट करने पर इस इक्वेशन में 0 आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यदि रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब उसको घटा देंगे, सिंपल सी बात है। यदि 5 से 18 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 को 18 से घटाना पड़ेगा, 15 लाना पड़ेगा, तभी जो है ये 5 से डिवाइड होगा। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हैं, तो एक्स बराबर 1/3 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पुट करते हैं, 27 है, 1/3 पुट किए, 3 - 9, 1/3 यहाँ भी पुट किए, स्क्वायर -6, 1/3 यहाँ भी पुट किए, -5, इतना बराबर 0 आना चाहिए कायदे से। रिमाइंडर यदि ये यदि इसको विभाजित करता है, पूरा विभाजित तभी करेगा ना जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अर्थात एक्स बराबर 1/3 पुट करने पर ये इसको काट दे। तो ये इसको देखिए, 3 × 3 = 27, ये तो पूरा कट जाना है, 3 का स्क्वायर 9, ये भी पूरा कट जाना है, ये 2 हो जाना है। तो यहाँ -2 और यहाँ -5 बचा, अर्थात -7 बचा। अर्थात ये है कि -7 को हमें इससे घटाना पड़ेगा, है ना। क्या घटाना चाहिए, तो -7 घटाना चाहिए, 7 घटाएंगे तो ये -14 हो जाएगा, है ना। -7 इसमें घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो -7 को इससे घटाना पड़ेगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, एक अधूरे खंभे के शीर्ष का ऊंचाई कोण उस बिंदु से 150 मीटर दूरी पर 30 डिग्री है। यदि उसी बिंदु पर ऊंचाई कोण 45 डिग्री होना है तो खंभे की को कितनी ऊंचाई तक उठाना होगा। खंभा कैसा है, अधूरा है, इस चीज को ध्यान से नोटिस करना है। खंभा अपना है कैसा, अधूरा, अधूरा खंभा है,
और शीर्ष का ऊंचाई कोण उस बिंदु से 150 मीटर दूरी पर है, 30 डिग्री है। यहाँ से 150 मीटर दूरी पर कितना है, 30 डिग्री है। कहता है कि इसको कितना उठाएं कि क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री का एंगल बन जाए। अभी हम लोग पर बता रहे थे पीछे कि देखिए सिंपल सी बात है, ये उठाने की बात चल रही है। पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन ये है कि ए है 150, ए है 30, तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, √3 बराबर 150, एक बराबर 150 बाई, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार कहाँ कहाँ चला जाता है। हाँ, तो ये हो गया 150 और ये 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 150 आउट ऑफ √3, ये हो जाएगा 50√3। ठीक है, दूसरी है कि उसी बिंदु पर अब इसको 45 डिग्री एंगल करना है, तो 45 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग पढ़े हैं कि 45 डिग्री करने के लिए एक ही उपाय है, बाबू ये 1, ये 1, अब ये तो 150 है, तो ये भी 150 हो जाएगा। तो बताइए कितना एलिवेट करना पड़ा, कितना उठाना पड़ा, ये है 50√3, इसको पूरा करना है आपको 150, तो 150 में से 50√3 घट जाएगा, 150 में से 50√3 घट जाएगा। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, 1.73, चलिए तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना होगा, 5×3 = 15, 7×5 = 35, 1 36 और 5 है और 3 8, है ना, और ये जीरो आ जाएगा 86.5 लगभग। अभी इसको 150 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 इधर और 50 इधर, 59 है, 14 64, यदि इसको 86.5 से घटा दिया जाए, सिर्फ 86 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 64, और ये 0.5 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 63.5, 63.5, तो ये लगभग 63.4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 721, क्या हो गया, ये है, नरेश ने लेवल मूल्य पर 10% छूट मिलने के बाद इतना रुपए में एक टीवी सेट खरीदी, उसे परिवहन पर 150 और स्थापना पर 800 खर्चा किया, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि लाभ 50% हो, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। नरेश ने लेवल मूल्य पर 10% छूट, तो कह अगर कोई छूट ना हो उसे कितना मूल्य पर बेचना चाहिए, कहता है कि नरेश हैं, हम हैं, मान लीजिए नरेश, लेवल मूल्य पर 10% छूट मिला और उसके बाद 11,250 रुपये में एक टीवी खरीदे, मतलब हमारे लिए टीवी आया कितना, 11,250 रुपये, परिवहन पर 150 रुपया लाने में ही खर्चा कर दिया, कितना हो गया, 200, एक 300, एक 50, 50, 11,400 रुपया हो गया अभी तक, और 800 रुपया इसको इंस्टॉलेशन पर खर्चा कर दिया, उसके परिवहन पर और स्थापना मतलब इंस्टॉलेशन हो गया, 800 रुपया और खर्चा हो गया, तो अब कितना हो गया, 1200, 400 और 800, 1200 और 11,000, 12,200 हो गया। अब देखिए, अब उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए कि 15% प्रॉफिट हो, तो 15% इसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसको कितना में बेचना पड़ेगा, 115 बाई
100, 100 से 100 कट जाएगा, 115 से गुना कर देना है, 122, 115, 5 दूनी 10 और 12 5 60 और 1 61, 122, 122, 0 3 8 2 10, 2 1 3 1 4, 14,030 रुपये में बेचना। कहीं आ रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और 300 के बीच, ये रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होती है। देखिए भैया, यहाँ एक थोड़ा सा मिसिंग है कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य होती है 300 को इंक्लूड करके, ऐसे ब्रैकेट में दिए रहेगा कि 300 को इंक्लूड करके। तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 15। 15 में 1 से गुना करेंगे 15। अब वैसा बताइए जो 300 हो या 300 से पहले है, तो 300 खुद 15 से कट जा रहा है ना। 300 में 15 से डिवाइड कर देना, 20 मरतबे खुद कट जा रहा है। इसका मतलब 15 में 20 से गुना करेंगे 300 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक से कितना संख्या है, 20 संख्या है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर जो है एंगल ए का, वो बीसी पर डी पे मिलता है। और यदि ए बी 4 है, ए सी 3 है, ए जो है 60 डिग्री दे रखा है, तो लेंथ ऑफ एडी कितना है? क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। यदि कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो बनाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ये एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है। क्या है कि कोने का बाइसेक्टर जो है, ये बाइसेक्टर भाई साहब है, ये कहाँ आता है, ऐसे काट देता है इसको। और ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक, ये कहाँ मिलता है, डी पे मिल रहा है। ए बी 4 है और ए सी 3 है। ठीक है, तो ए डी की लंबाई पूछ रहा है, ए डी कितना होगा। तो देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट वन क्या है? कॉन्सेप्ट यही वन है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है बड़ा सा, ए बी सी यदि इसका नाम है, और यदि ए जो है डी है और ए जो है थीटा डिग्री है। ठीक है, ये जो बी डी है वो एक्स है और डी सी वाई है, और ये मान लीजिए ए है और ये बी है, और ये जो डी है, जो बाइसेक्टर की लेंथ है वो डी है। तो डी स्क्वायर बराबर हो जाता है कितना, ए बी माइनस एक्स वाई को याद रखना। ए बी माइनस एक्स वाई, हमने क्या बताया, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी एंगल बाइसेक्टर है। यदि कोण बी ए सी जो है थीटा डिग्री है, ठीक है, या जो भी है, और इस तरह से बाइसेक्ट करता है कि सामने वाला जो अपोजिट साइड है बी सी, उसको एक्स और वाई में डिवाइड करता है, और ए बी ए है और ए सी बी है, तो डी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एक्स वाई। इसका इसका गुना में से इसका इसका गुना घटा दीजिए, जो आता है उसको अंडर रूट कर दीजिए, तो डी निकल जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करिए कि एक्स वाई नीचे नहीं दिया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि हमें एक्स वाई का पता ही नहीं है। यदि एक्स वाई दिया रहता तो इस एंगल की ज़रूरत ही नहीं रहती। एंगल दिया हो, यहाँ एंगल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एंगल दिया हो, तो क्या करेंगे, ए बी सी एक ट्रायंगल है, कॉन्सेप्ट टू। क्या है कॉन्सेप्ट टू, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ये जो बी ए सी एंगल है वो थीटा है, और ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर है। ये सपोज करो एक्स है, ये सॉरी, एक्स की तो बात ही नहीं है, ये तो दिया ही नहीं रहेगा। ये थीटा है, ऐसे है, ये डी है,
और ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, तो ए डी का वैल्यू कितना होगा? तो याद रखना है ए डी बराबर डी, डी बराबर हो जाएगा 2ab cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस, समझे? ये फॉर्मूला है 2ab cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस। तो अभी जो अपना प्रश्न है इसी पे बनेगा। डी बराबर, यहाँ डी पूछ रहा है, एडी की लंबाई, डी कितना हो जाएगा? 2ab cos थीटा बाई 2 cos 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 4 3 7। यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 तिहाई 24, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? √3/2, उतना ही होता है जितना साइन 60 का वैल्यू होता है, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 7, ये कितना हो जाएगा? तो 12 और √3/7, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बना दिया, ये बना दिया, ए बना दिया, एक और बचा। एक निश्चित संख्या को इतना के कारकों द्वारा विभाजित किया जाता है। के कारकों मतलब फैक्टर। भागफल 102 है, पहला शेषफल 4, दूसरा 6 और तीसरा 10 है, तो संख्या बताना। A certain number is divided by 385 by division by factors। इसका मतलब क्या है कि 385 के जो डिवीजन ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं उससे डिवाइड किया जाता है, तो कोशंट पहला बार में 102 आता है, रिमाइंडर 4 आता है, सेकेंड में 6 आता है, थर्ड में 10 आता है। फाइंड द नंबर। ए इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जो यहाँ पे है डिवीजन 385 बाई डिवीजन बाई फैक्टर्स, इसको समझना है। इसका मतलब क्या है कि संख्या है 385 के जो फैक्टर्स हैं उनसे उनको डिवाइड किया जाता है, तो कोशंट 102 आता है। तो 385 के पहले हम फैक्टर निकालेंगे कि 385 के फैक्टर्स हैं कौन भाई। 385 के फैक्टर्स की चर्चा हो रही है। 385 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 बचे 35 और 3 5, 7 बचे 35, 7 11। 385 के फैक्टर्स कौन कौन है? 5 7 और 11 इसके फैक्टर्स है। अब क्या हुआ कि कोशेंट 102 आता है, कोशेंट भागफल 102 आता है। तो समझिए कह क्या रहा है, इसको ऐसे इमेजिन करिए कि पहले 5 से डिवाइडेड किया गया, कुछ होगा यहाँ पे एम होगा संख्या, तो जो भागफल है 102 आया, और रिमाइंडर कितना आया पहली बार में? द फर्स्ट रिमाइंडर इज 4, 4। दूसरा बार क्या हुआ? ये जो एम है, नहीं नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो 102 लिखे हैं यहाँ, 102 ना होके ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया है ना। द क्वेश्चन इज 102 इन फर्स्ट रिमाइंडर 4 है, तो यहाँ x मरतबे लगाए होंगे, ये आ गया 4। अब देखिए, अब इसको कह रहा है कि x को जब डिवाइड किया गया, ये क्वोशेंट को डिवाइड किया गया किससे? 7 से। तो क्या हुआ, मान लीजिए y मरतबे डिवाइड किया गया होगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 6। ठीक है, और फिर इसी प्रोसेस से y को डिवाइड किया गया किससे? अपना 11 से। तो जो लास्ट क्वोशेंट है, क्या यार क्वेश्चन भी सही से नहीं लिखा, लास्ट क्वोशेंट है वो 102 है, और रिमाइंडर लास्ट कितना है? 100, सॉरी 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 102
102, 2, 2, 11, 11 और 10, 1132 हो जाएगा y बराबर। सिमिलरली x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि x बराबर 1100 यदि 32 हो जाएगा y बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 1132 में 7 से गुना होगा और 6 जुट जाएगा। 7 दूनी का 14, 7 21, 1 22 और 77 और 2 79 और 6 जुट जाए तो 0 30 79 30। ए कितना बराबर आ गया, x बराबर, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 79 30 मल्टीपल 5 प्लस 4, 0 पंक्ति 15, 9 बजे 45, 1 46, 4 और 7 बजे 35 और 4 39 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 39654, 39654, ये रहा आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन जो है 102 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, उसका भी दीदार करते हैं। एक आदमी की यात्रा का आधा हिस्सा साइकिल से 4 किलोमीटर की गति से चलता है, यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 12 किलोमीटर की गति से करता है और शेष यात्रा एक घोड़े से 9 किलोमीटर की गति से करता है। इस प्रकार पूरी यात्रा 6 घंटे 12 मिनट में पूरी होती है। 6 घंटे 12 मिनट नहीं था इस क्वेश्चन में, मुझे याद है 6 घंटे 10 मिनट था। तो यात्रा की लंबाई कितनी है, क्या होता है कि आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा की बात कर रहा है, आधा हिस्सा, ये एक तिहाई हिस्सा की बात कर रहा है और कुछ, तो 1/2 और 1/3 आ रहा है बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो एक आदमी यात्रा का आधा हिस्सा, तो 1/2 1/3 ले रहा है, तो हमें टोटल इसका मल्टीपल में कुछ लेना है। तो 1/2 और 1/3, तो या तो हम 6 ले लें या 12 ले लें, तो चलो 12 ले लेते हैं। टोटल सपोज कि ये 12 किलोमीटर की 12x की लंबाई है, यात्रा की लंबाई है। इसका आधा हिस्सा साइकिल से, मतलब लगभग 6x जो है साइकिल से 4 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से जा रहा है, और यात्रा का एक तिहाई मतलब लगभग 4x जो है वो 12 की रफ्तार से जा रहा है। तो बचा कितना, 6 4 10, 2 बचा 2x, जो कि कैसे जाएगा, एक घोड़े की गाड़ी पर 9 किलोमीटर की गति से जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार पूरी यात्रा में 6 घंटा और 10 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे तो 1/6, 36 एक 37/6 हो गया आवर्स लगता है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ 2, यहाँ 3, ये कितना हो गया 3x/2 प्लस x/3 प्लस 2x/9। इसका एलसीएम कितना ले लें, तो 9 दूनी 18 ले लेते हैं, तो 9 9 तिया 27 हो जाएगा, 36 18x हो जाएगा और 9 दूनी 18x हो जाएगा। 27 6 33 और 2, सॉरी 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 4x, 33 और 4 37x बटा 18 बराबर 37/6। 37 से 6 37 कट गया, 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया। तो यात्रा की लंबाई हम 12x माने थे, तो बढ़ती है 36 हो जाएगा। तो यही 25 क्वेश्चन था। कैसा लगा सब आप सबको ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।